Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India to host UNESCO's 20th Intangible Heritage Committee session. This topic is important from our syllabus GS paper 2 इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू. आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी रिलेट करके इस टॉपिक को देखा जा सकता है. तो सबसे पहले यूनेस्को के बारे में समझते हैं, फिर उसके इंटेंजिबल हेरिटेज कमिटी के बारे में समझेंगे एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज़. देखिए, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. यूनाइटेड नेशंस के टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करते हैं इन डिफरेंट एरिया, जैसे FAO, WHO. तो ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस के जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया WHO का, तो हेल्थ के एरिया में वर्ल्ड ओवर वो काम करता है. दुनिया के देशों में वो एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स डेवलप करने की कोशिश करता है अमंग्स द वर्ल्ड कंट्रीज. तो वैसे ही यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को. उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि दिस एजेंसी वर्क्स in the area of creating convergence and coordination amongst the world countries in the field of education, scientific development and culture. तो इस एजेंसी का इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लीजिए. इसका हेडक्वार्टर है इन पेरिस. इट वाज फाउंडेड इन 1945. जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये किन किन एरियाज में काम करता होगा. तो देयर आर 5 की एरियाज जिसमें यूनेस्को काम करता है. एजुकेशन के फील्ड में कोऑपरेशन डेवलप करना अमंग्स द मेंबर कंट्रीज, नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे, सोशल और ह्यूमन साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, इन सब एरियाज में वो काम करता है यूनेस्को. यूनेस्को से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जिस कारण से अक्सर न्यूज में रहता है, वो है गिविंग रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन टू वर्ल्ड हेरिटेजेस. तो हेरिटेज साइट्स आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि इसको हेरिटेज साइट का टैग दिया गया, कल्चरल हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज साइट. जैसे काजीरंगा की बात की जाए तो इट्स अ नेचुरल हेरिटेज साइट एंड लाइक दैट. तो ये यूनेस्को ही देता है इस तरीके का रिकॉग्निशन, और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ नॉर्म्स क्रिएट करता है यूनेस्को, द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो यूनेस्को के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है वर्ल्ड हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई करना. हेरिटेज, पहले हेरिटेज की बात करते हैं. आखिर होता क्या है? एनीथिंग दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पास्ट जनरेशन विच वी मस्ट पास टू आवर फ्यूचर जनरेशन इन सेफ मैनर, उन सारी चीज़ों को कहा जाएगा हेरिटेज. हमने धरोहर के तौर पे अपने पिछले जनरेशन से उसको पाया है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अगले जनरेशन को वो सारी चीज़ें सेफ तरीके से पास ऑन करें. वो सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को कहा जाता है हेरिटेज. उनको प्रोटेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है. तो उसी हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर यूनेस्को काम करती है और हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई करती है और फिर रिकॉग्निशन देती है. तो अगर हेरिटेजेस की बात की जाए तो इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. टैंजिबल हेरिटेजेस जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके भी 2 पार्ट होते हैं. टैंजिबल हेरिटेजेस कैन ऑल्सो बी ऑफ 2 टाइप्स. कल्चरल हेरिटेजेस, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, या नेचुरल हेरिटेज जैसे प्लेसेज लाइक काजीरंगा. देर आर फ्यू प्लेसेज, जैसे भारत में तो बस एक ही है, but across the world there are few places which are considered to be significant from both natural as well as cultural perspective. उनको कहा जाता है मिक्स्ड हेरिटेजेस. भारत में एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क. तो एक तो हेरिटेज या धरोहर हो गए टेंजिबल टाइप के, उसके भी सब कैटेगरी हो गए कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. सम ऑफ देम आर मिक्स्ड हेरिटेज साइट भारत में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया. उसके अलावा द अनदर टाइप ऑफ हेरिटेज आर नोन एज इनटेंजिबल हेरिटेजेस. जैसे हम कोई त्योहार मनाते हों, जैसे कोई मंत्र हो, जैसे कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो, कथकली हो गया मान लीजिए. तो इस तरीके के जो हेरिटेजेज हैं, सिंगिंग का एक पर्टिकुलर तरीका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे हम जब पास करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट,
वैदिक मंत्रास, रिचुअल्स, तो इन सब को कहा जाता है इनटैंजिबल हेरिटेजेस। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है जिसको आप टच कर सकते हैं, येट दीज आर हेरिटेजेस विच मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो यूनेस्को में 1972 में यूनेस्को ने एक वर्ल्ड ओवर कन्वेंशन करवाया। कन्वेंशन मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट करवाया, जिसकी मदद से फाइनलाइज किया गया कि हम लोग टैंजिबल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे। सो टू प्रोटेक्ट टैंजिबल हेरिटेजेस, और उसके अंदर बोथ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेजेस, यूनेस्को लेवल पे 1972 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन की गई। बाद में, बहुत बाद में 2003 में एक कन्वेंशन और साइन करवाया गया अमंग्स द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को के जो भी देश, और जो भी देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, मोर और लेस दे आर आल्सो पार्टिसिपेंट ऑफ यूनेस्को एज वेल। उनमें से कभी कभार कुछ विड्रॉ कर जाता है, जैसे यूएस विड्रू फ्यू डेज अगो। तो अदरवाइज ज़्यादातर देश जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो यूनेस्को के भी मेंबर रहते हैं। तो यूनेस्को के जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपस में साल 2003 में एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर प्रोटेक्टिंग इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस ऑल्सो। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि यूनेस्को के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत पहले ही 1972 में ही एक इंटरनेशनल लॉ या एग्रीमेंट फाइनलाइज कर दिया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टैंजिबल हेरिटेज। साल 2003 में इनटैंजिबल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन फाइनलाइज की गई। इनटैंजिबल हेरिटेजेस में ब्रॉडली 5 तरीके की इनटैंजिबल हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है। ओरल ट्रेडिशन, जैसे कि कोई संस्कृत का मंत्र वगैरह हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिसेस, नॉलेज, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, इन सब चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है अंडर इनटैंजिबल हेरिटेज, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2003 में ये कन्वेंशन लाया गया। अब इस कन्वेंशन के अंदर, 2003 के इस कन्वेंशन के अंदर एक कमिटी भी बनाई गई है, यूनेस्को कमिटी ऑन इनटैंजिबल हेरिटेज। उसका काम होता है कि टाइम टू टाइम ये कमिटी आपस में मिले, कमिटी के मेंबर्स मिले, और फिर नए नए प्रपोजल्स पे चर्चा होती है कि दुनिया के किस देश के किस इनटैंजिबल हेरिटेज को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और फिर उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो 2003 का कन्वेंशन है, इट वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग इनटैंजिबल हेरिटेजेस, और साथ ही साथ इस कन्वेंशन की मदद से एक इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी भी बनाई गई है जो टाइम टू टाइम मिलती है, जिसका काम होता है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई करे, प्रोटेक्ट करे। और इसी यूनेस्को की इनटैंजिबल हेरिटेज कमेटी का 20वां सेशन भारत में शुरू हुआ है, न्यू दिल्ली में, कल से 8 दिसंबर से। इस कारण से ये न्यूज में है, भारत में इसका सेशन हो रहा है। यही तो न्यूज है, इंडिया टू होस्ट यूनेस्कोस 20th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन फ्रॉम 8 to 13 दिसंबर। तो चूंकि भारत में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को की 20th सेशन हो रही है, उसकी कमिटी की 20th सेशन हो रही है, तो इस कारण से ये जो पूरा एरिया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, किस साल इसको लाया गया कन्वेंशन की मदद से, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी मिलती है तो उनका 2 मेन काम होता है। एक तो वो कुछ नए प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करे, दुनिया भर के अलग अलग देश प्रपोज करते हैं कि हमारे देश के इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को रिकॉग्नाइज किया जाए ग्लोबल लेवल पे, तो उस पर चर्चा होती है। साथ ही साथ जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, अगर उन पे कोई थ्रेट है, अगर वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहे हैं, तो उनको सेफगार्ड करने के लिए अर्जेंट एक्शंस क्या क्या लिए जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा होती है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को की जो कमिटी है, उसमें किसी भी वक्त 24 मेंबर्स होते हैं जिनका 4 साल का टर्म होता है। तो ध्यान से समझिए, यूनेस्को के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में से 24 देशों को 4 साल के टर्म के लिए चुनते हैं टू पार्टिसिपेट इन द कमिटी ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो किसी भी वक्त 24 देशों को ही रिप्रेजेंटेशन मिला होता है। 2 साल पे 12 मेंबर्स और नए चुने जाते हैं। तो होता क्या है कि किसी वक्त 24 देश को रिप्रेजेंटेशन मिला है, हर 2-2 साल पे इलेक्शन होता है और 12 नए देश चुने जाते हैं।
तो इस तरीके से सर्कुलर मैनर में 12-12 देश हर 2-2 साल पे चेंज होते रहते हैं। जैसे राज्यसभा में कैसे होता है, 1/3 सीटें हर 2 साल पे बदलते रहती हैं। तो इससे एक तरीके की कंटिन्यूटी भी बनी रहती है, अपार्ट फ्रॉम चेंज भी होता रहता है मेंबरशिप में। यही होता है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी में। 24 मेंबर्स में से 12 हर 2 साल पे बदले जाते हैं। करेंटली भारत होस्ट कर रहा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी का सेशन, 20वां सेशन। तो एक बात तो तय है कि इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। इंडिया इज एंजॉइंग मेंबरशिप ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी मेंबरशिप फ्रॉम 2022, साल 2022 से लेकर के 2026 तक भारत के पास इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को का मेंबरशिप रहेगा। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो 15 इंटेंजिबल हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है एट यूनेस्को लेवल। राइट फ्रॉम कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर was identified in 2008, that was the first, and till गरबा ऑफ गुजरात आइडेंटिफाइड इन 2023। उसके पहले दुर्गा पूजा को आइडेंटिफाई किया गया था 2021 में। योगा, कुंभ मेला, नौरोज फेस्टिवल्स, ये सबको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की तरफ भारत की तरफ से आइडेंटिफाई किया जा चुका है। आपको एक बात और याद रखनी है कि साल 2025 में भारत ने 2 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस अपने देश से प्रपोज किए हैं यूनेस्को को। पहला छठ पूजा एंड दूसरा दिवाली। तो हो सकता है कि ये जो 8 से 13 तारीख तक की यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की कमेटी की मीटिंग हो रही है भारत में, 20वीं सेशन, उसमें हो सकता है कि छठ पूजा या दिवाली को एक्सेप्ट कर लिया जाए आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हो सकता है, देखते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहले न्यूरो टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल सच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जहाँ पे मैकेनिकल या डिजिटल टूल्स हमारे ब्रेन के साथ, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो इन तमाम तरीके की टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस या टूल्स को हम लोग कहते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। न्यूरो बेसिकली रिलेट्स द न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स, और ब्रेन सेल से इंटरैक्ट करने वाली जो भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस या टूल्स हैं उन सबको कहा जाता है पार्ट ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। न्यूरो टेक्नोलॉजी वर्क्स इन द एरिया ऑफ रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग द न्यूरल एक्टिविटी। ब्रेन के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं उनको डिटेक्ट करना, डिकोड करना, इस डायरेक्शन में जो भी काम होता है वो सब न्यूरो टेक्नोलॉजी का हिस्सा होता है। आजकल न्यूरो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको कहा जाता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से कुछ ऐसे डिवाइसेस बना दिए गए हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस से उस आइडिया को कनेक्ट भी कर सकता है या एक्सटर्नल डिवाइस पे उस आइडिया को रिले भी कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो हमारे ब्रेन के साथ कुछ इस तरीके के डिवाइस कनेक्ट कर दिए गए। अब वो डिवाइस क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा, और हम अगर चाहते हैं कि इस स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर हम टाइप करें हेलो, तो हमें बस मन में सोचना है, दिमाग में सोचना है बस, और वो अपने आप यहाँ पे टाइप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ नाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को आइडेंटिफाई करने वाली और उस हिसाब से एक्सटर्नल डिवाइसेस में इंस्ट्रक्शन भेजने वाला काम करता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइसेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइसेस की मदद से हम लोग कर्सर को चला सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, व्हील चेयर को मैनेज कर सकते हैं। पहले व्हील चेयर को हाथों से घुमाना होता था, आज भी जो जनरल व्हील चेयर होता है उसको हाथों से घुमाना होता है। तो हाथ से घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन हमारे हाथों को सिग्नल भेजता है कि इसको घुमाइए, और फिर हम उसके व्हील्स को घुमाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा ब्रेन उस व्हील चेयर के रोटेटिंग डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए विथ हेल्प ऑफ दिस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो हमें
अपने हाथों को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा हम ब्रेन से अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू और वो जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है उसके थ्रू उस रोटेटिंग डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दे देंगे और वो व्हील चेयर घूमने लगेगा। रोबोटिक आर्म, अब हमें इस तरीके के आर्म्स भी मिल सकते हैं जिसको हम लोग अपने मर्जी से चला सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो रिस्की एक्टिविटीज हैं, जैसे किसी हाई एरियाज में, मतलब हाई वर्टिकल एरिया में, हायर ऑल्टीट्यूड पे अगर कुछ काम करना है, नीचे से आपको पेंट करना है 20 फीट की ऊंचाई पे, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि एक रोबोटिक आर्म पहन लिया और उस रोबोटिक आर्म को 20 फीट या 40 फीट की ऊंचाई पे आप उसको उसको पेंट ब्रश पहना सकते हैं और जमीन से आप अपना हाथ घुमाएं, नीचे से ही आप सेफ लोकेशन से अपना हाथ घुमाएं और वो रोबोटिक आर्म वहाँ 40 फीट या 50 फीट की ऊंचाई पे भी बिल्डिंग की पेंटिंग कर देगा। तो इस तरीके से रोबोटिक आर्म कुड बी देयर विच कैन गेट कनेक्टेड विद your brain through brain computer interface. The wheelchair could be connected, even the laptops, मोबाइल फोन्स could be connected, जिससे बिना हमारे हाथ के मूव किए भी हम लोग इन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विच इज पार्ट ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस दो मोटे मोटे तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन इन्वेसिव टाइप, जैसा ये आप देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल है नॉन इन्वेसिव टाइप। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ सीधा सीधा कनेक्टेड नहीं है, ऊपर ऊपर से उसको डिटेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी वाला टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होता है। ब्रेन के न्यूरल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ऊपर ऊपर से डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे होते हैं इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स, जिसमें ब्रेन के अंदर इस तरीके का कोई डिवाइस को इम्प्लांट कर दिया जाता है जो न्यूरॉन्स के सीधा सीधा कनेक्शन में आता है। ये ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से इंफॉर्मेशन को रिले कर सकता है टू द एक्सटर्नल डिवाइस लाइक रोबोटिक आर्म्स या कंप्यूटर्स। तो इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स भी आ रहे हैं आजकल, दे आर मोर प्रिसाइज इन नेचर। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या न्यूरो टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ फायदा हो सकता है वो अब आप खुद ही गेस कर सकते हैं। यू सी, रिस्टोरेशन ऑफ मूवमेंट, कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी एक्सीडेंट या इंजरी के कारण पैरालाइज्ड हो गए हैं, या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जहाँ पे उनके न्यूरॉन्स जो हैं वो उनके बॉडी पार्ट्स को सीधा सीधा इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं भेज पाते हैं। इस तरह के डिजीज को कहा जाता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। ब्रेन जो है वो हाथ को सिग्नल भेज ही नहीं पा रहा है, इस कारण से हाथ का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, पाँव का मूवमेंट नहीं हो पा रहा। इस तरीके के समस्याओं से, मेडिकल कंडीशन से जूझने वाले लोगों के लिए जो मूवमेंट के चैलेंजेस हैं उनसे डील करने में हेल्प करेगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। उसके अलावा देयर आर मेनी मेंटल डिसऑर्डर्स like Parkinson, depression, dementia. They are also brain computer interface could be useful. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से हम ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे हम चाहें तो बीच में टाइम टू टाइम उसको थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ डिप्रेसिंग आइडियाज़ हैं तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि इंसान जो है वो डीमोटिवेट होने के बाद डिप्रेशन मोड में ना चला जाए। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। नॉन मेडिकल इशू जैसा कि मैंने आपको बताया, गेमिंग, एजुकेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से सीधा सीधा आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कुड बी क्वाइट यूजफुल। डिफेंस में या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेयर द सेफ्टी कंसर्न्स आर देयर, वहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विथ रोबोटिक डिवाइसेस, रोबोटिक आर्म्स कुड बी क्वाइट यूजफुल। उसके अलावा कॉग्निटिव इन्हांसमेंट या बायो हैकिंग। बायो हैकिंग मतलब क्या होता है? अपनी एबिलिटी को इन्हांस करना विथ हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी, इसको कहा जाता है बायो हैकिंग। तो जैसे कि अगर आपने कोई मान लीजिए कि एक डिवाइस पहना हुआ है जो आपके हार्ट कंडीशंस को मेजर कर रहा है, जो कंटिन्यूअसली आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको कब खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। ऐसे भी डिवाइसेज आ गए हैं जो वियरेबल वॉचेज होते हैं जो टाइम टू टाइम आपको बताते हैं कि आपको इतना पानी पीना चाहिए। तो ये सब एग्जांपल है बायो हैकिंग के। लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहा जाता है बायो हैकिंग। तो ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, इट कैन बी अ गुड मैकेनिज्म फॉर बायो हैकिंग ऑल्सो। इट कैन हेल्प इन आवर कॉग्निटिव एनहांसमेंट, यानी कि सोचने समझने की ताकत को, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को पढ़ने की, समझने की ताकत को इन्हांस कर सकता है, हमारी मेमोरी को भी बूस्ट कर सकता है। भारत के अंदर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की ज़रूरत और भी ज़्यादा है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू से जूझने वाले लोग भारत में ही हैं। तो यहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या न्यूरो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाता है।
लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो अभी कोई बता नहीं सकता। जैसे इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के अंदर इम्प्लांट कर दिया, अब इसका लॉन्ग टर्म में कुछ डैमेजिंग इफेक्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर, बिकॉज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इज स्टिल एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। साइबर सिक्योरिटी का भी खतरा हो सकता है। लोग दिमाग में पासवर्ड रखते हैं, पासवर्ड सेट कर दिया और रखते हैं दिमाग में कि भाई हम किसी को नहीं बताएंगे, अब पता चला तुम्हारे दिमाग से इलेक्ट्रोड लगा करके चुरा लिया पासवर्ड। एथिकल कंसर्न्स भी हो सकता है जिन लोगों के पास ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना टेक्नोलॉजी के कारण एथिकल कंसर्न्स का अराइज होना, वो क्या है पहले समझते हैं, फिर देखेंगे उसका बाकी एरियाज में भी एप्लीकेशन। यू सी व्हाट हैपेंस कि जिन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है वो तो इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके और नई नई बेनिफिट्स अपने अंदर ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बायो हैकिंग कर लेंगे, अपनी मेमोरी इन्हांस कर लेंगे। लोग ब्रेन में ही चिप लगा कर घूमेंगे। मान लीजिए कोई जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो जो अमीर लोग हैं सेफ तरीके से ब्रेन में ही चिप लगा के घूमेंगे। उनको सारी चीज़ें वैसे याद होंगी जैसे किसी कंप्यूटर को याद रहती हैं, उसके अंदर डेटा जैसे स्टोर रहता है। तो इससे गरीबी और अमीरी या फिर गरीबों और अमीरों के बीच में जो अंतर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज rich people will get additional advantage of these new technologies, especially like brain computer interface। और ये जो समस्या है कि टेक्नोलॉजी विल वाइडन इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, दैट इज ट्रू विथ एनी टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। प्राइवेसी के कंसर्न्स भी हैं। पहले इंसान कुछ करने से घबराता था कि अगर मैं कुछ भी ऐसा करूंगा जो सरकार को या किसी पावरफुल आदमी को खराब लगेगा तो वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन मन में कम से कम उसकी आज़ादी रहती थी कि जो मर्जी आए सोच सकते हैं, किसी के लिए बुरा फील कर सकते हैं, कम से कम मन में गालियां दे सकते हैं किसी को अगर उसने बहुत हमें परेशान किया है तो। लेकिन अब तो इंसान सरकारों को या किसी पावरफुल आदमी को मन में भी गाली देने से घबराएगा। अगर ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की टेक्नोलॉजी परवेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ह्यूमन ऑटोनोमी ऑन इवन थॉट्स विल बी कर्टेल्ड। कुछ सोचने से भी घबराओगे कि मैं सोचूंगा उसको पता लग जाएगा। आप किसको वोट देने का चाह रहे हैं, मन में आपकी क्या इच्छा है, सरकारें वो भी पता कर ले। ऑफ कोर्स इट्स अ फार फेच्ड आइडिया, बट इन फ्यूचर इफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बिकम्स वेरी वेरी डेवलप्ड एंड वेरी कॉमनली यूज्ड, देन इवन प्राइवेसी विथ रिस्पेक्ट टू आवर थॉट्स में गेट ब्रीच्ड। लेकिन अभी ये काफ़ी बेसिक स्टेज पे है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की टेक्नोलॉजी। दो ही ऐसे देश हैं जो इस डायरेक्शन में थोड़ा इम्प्रूव या थोड़ा डेवलपमेंट कर पाए हैं अभी तक। यूएस अमेरिका के अंदर ब्रेन इनिशिएटिव या चाइना के अंदर ब्रेन प्रोजेक्ट्स आर टू मेजर ग्लोबल प्रोग्राम्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस के अंदर, आई एम सो सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कुछ लोगों के अंदर देयर वाज द फर्स्ट एग्जांपल वेयर फर्स्ट फ्यू ह्यूमंस सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस वेयर सब्जेक्टेड टू ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट। तो अमेरिका के अंदर पैरालिसिस से सफ़र करने वाले कुछ लोगों के ब्रेन के अंदर पिछले साल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट किया गया था। तो अमेरिका का ब्रेन इनिशिएटिव, चाइना का ब्रेन प्रोजेक्ट, दीज आर द टू मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव्स। लेकिन अभी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इज क्वाइट न्यू या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसको पूरा तरह से डेवलप करने में, राइज होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, डिस्कस इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन एंड की कंसर्न्स। ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, तो इसमें मैंने हिंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। आप अपने तरफ से कोशिश करना है कि एक आधा ट्रांजिशन लाइन ऐड कर दें। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिफाइन किया, फिर बताना कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बट इट कैन बी यूजफुल और अप्लाइड इन फ्यूचर इन मेनी एरियाज। तो ये हो गया एक ट्रांजिशन लाइन। और फिर आप बताना कि इसका पोटेंशियल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। फिर एक ट्रांजिशन लाइन देना, येट देयर आर मेनी कंसर्न्स ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल। तो इससे क्या होता है, ट्रांजिशन लाइन से आंसर थोड़ा पूरे लॉजिकल फ्लो में लगता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिफाइन किया, फिर लिखेंगे पोटेंशियल एप्लीकेशन, फिर लिखेंगे की कंसर्न, बीच में कोई ट्रांजिशन लाइन नहीं, तो थोड़ा एब्रप्ट चेंज सा लगता है। उससे अच्छा रहेगा कि एक एक ट्रांजिशन लाइन अगर आप बीच में दे तो आंसर में फ्लो लगता है, सीमलेसनेस दिखता है आंसर के अंदर। तो वो करने की कोशिश करना, बाकी तो ये सीधा सीधा प्रश्न है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ध्रुव सिस्टम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ध्रुव सिस्टम भी हमने 4-5 महीने पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था, उस टाइम में भी ये न्यूज़ में था। अब इससे रिलेटेड कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, द हिंदू में आज आया है वापस से ध्रुव सिस्टम, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए ध्रुव सिस्टम
इंडिया पोस्ट का एक इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत भारत के जो भी एरियाज हैं, इवन 4x4 4 मीटर इंटू 4 मीटर का जो एरिया, इवन स्मॉल से स्मॉल एरियाज को एक स्पेसिफिक डिजिटलाइज्ड एड्रेस दिया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है डीजी पिन। दिस डीजी पिन विल बी अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। हर लोकेशन का, जैसे कि हमारे आपके घर का, हमारे इंस्टीट्यूट का, सबका एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा। इस तरीके का कुछ, इसमें कुछ नंबर्स भी होंगे, कुछ अल्फाबेट्स भी होंगे। ये 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड जो होंगे, इनको कहा जाएगा किसी भी जगह का डीजी पिन। दिस डीजी पिन इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया पोस्ट अंडर इट्स ध्रुव इनिशिएटिव। इस डीजी पिन में होगा क्या? ये डीजी पिन विल इंक्लूड जियो लोकेशन। जियो लोकेशन मीन्स इट विल इंक्लूड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ आवर एड्रेस। जैसे अब आपको अपने घर का एड्रेस लिखने के लिए फलाना गली, इस जगह पे कोई लैंडमार्क, इस मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपना डीजी पिन अगर बता दें, डीजी पिन अपने एड्रेस का जैसे ही बताएंगे, वो एकदम प्रिसाइज तरीके से 4x4 वाले एरिया तक का भी अपना डीजी पिन है, और वो डीजी पिन 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। वो प्रिसाइज तरीके से आपके लोकेशन का जियो एड्रेस बता देगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बता देगा। तो दिस डीजी पिन इज बीइंग डेवलप्ड फॉर ईच एंड एवरी लोकेशन ऑफ आवर कंट्री अंडर ध्रुव सिस्टम स्टार्टेड बाय इंडिया पोस्ट। DigiPin, the geo-coded digital address, is being developed by Department of Post in association with IIT Hyderabad and NRSC, National Remote Sensing Organization. National Remote Sensing C should be, I will have to see, ये क्या होना चाहिए? इसरो का ये एजेंसी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए शायद से, ऑफ इसरो। ये NRSC in association with IIT Hyderabad and Department of Post is creating DigiPin under Dhruv system। अब DigiPin का कैसा है कि टेक्निकल सारा काम हो चुका है, टेक्निकल सारा काम हो चुका है। हर एड्रेस का, इवन 4x4 तक का एरिया तक का, इतने छोटे से छोटे एरिया तक का भी DigiPin तैयार हो चुका है अंडर ध्रुव सिस्टम। लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर लॉ की जरूरत होगी, ताकि एक डीजी पिन का एक लीगल बेसिस तैयार हो जाए, या ध्रुव सिस्टम का लीगल बेसिस तैयार हो जाए। इसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि अब एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया है, जिसकी मदद से पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंड किया जाएगा। अभी ये बिल है ड्राफ्ट फॉर्म में, इसके मदद से पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंड किया जाएगा, जिसके मदद से ध्रुव सिस्टम को लीगल बेसिस दिया जाएगा, और उसके बाद डीजी पिन को पूरे भारत भर में अप्लाई कर दिया जाएगा। जिससे फायदा क्या होगा? डीजी पिन जैसे ही, डीजी पिन कॉन्सेप्ट जैसे ही अप्लाई होगा भारत भर में, तो ये जो एड्रेस रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, एम्बिग्विटीज होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बहुत बार क्या होता है कि रूरल एरियाज में या इवन सेमी अर्बन एरियाज में कोई सामान जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच के कहीं और चला जाता है। बट विद द application of DG pin, now the struggle with respect of finding right location will be done away. It will be very useful during the emergency services। कहीं पे फ्लड आया है, अर्थक्वेक आया है, तो एग्जैक्टली अगर कोई इंसान जिस जगह पे है जहां पे रिलीफ मेजर्स पहुंचाने हैं, वहां पे डीजी पिन विच इज हैविंग जीपीएस कोऑर्डिनेट्स या फिर जियो लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वुड बी वेरी वेरी यूजफुल। इस टॉपिक की मदद बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about protective shield over Chernobyl nuclear disaster site। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, चेरनोबिल एक जगह है इन यूक्रेन, बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के पास है ये चेरनोबिल। यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर साइट हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोवियत यूनियन। यूक्रेन वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और सोवियत यूनियन ने, उस लार्जर फेडरेशन ने, ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने यूक्रेन के अंदर उसके चेरनोबिल साइट पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था, जिसका नाम था चेरनोबिल न्यूक्लियर साइट। चेरनोबिल न्यूक्लियर साइट के अंदर 1986 में 26 अप्रैल को एक मेजर डिजास्टर हुआ। वहाँ के जो सोवियत यूनियन के कुछ साइंटिस्ट थे, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर साइट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। उस टेस्ट जो है वो फेल हो गया।
एक्सप्लोजन हुआ और चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट में रेडियो एक्टिव लीकेज होने लगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का लीकेज होने लगा। ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर इतना मैसिव था कि माना जाता है कि जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया हिरोशिमा पे, उसके मुकाबले यहाँ पे 400 गुना ज़्यादा रेडिएशंस निकला। और ये रेडिएशंस या ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है, इसको पहले यूएसएसआर ने छुपाने की कोशिश की, दुनिया को पता ना लगे, क्योंकि यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों दिखाना चाहते थे कि हम टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा सुपीरियर हैं, और अगर यूएसएसआर के अंदर ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया ऑफ लार्ज स्केल तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल superiority of USSR could be challenged. So that is the reason why USSR earlier wanted to prevent this news of Chernobyl nuclear disaster to spread to the world. लेकिन ये डिजास्टर इतना मैसिव था कि धीरे धीरे दुनिया को बात पता लगी ही, तब तक काफ़ी लेट हो गया था। न्यूक्लियर जो रेडिएशंस हैं वो काफ़ी वाइड स्केल पे स्प्रेड हो चुके थे, तो उसको कर्ब करने में यूएसएसआर को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। The financial constraint that started after this Chernobyl nuclear disaster is considered to be one of the main reason behind collapse of USSR. Not of course the only reason, but one of the key factors behind collapse of USSR. इतना ज़्यादा यहाँ पे फिर financial constraint आया because some massive actions were to be taken to curb the radioactive leakage. तो उस कारण से USSR इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हो गया। पहले से भी USSR फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस कर रहा था, एंड दैट इज व्हाई यूएसएसआर इम्प्लोडेड एंड देन द कंट्रीज पार्टेड अवे और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया पूरी तरह से 1991 में। ये जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, इसमें मेनली जो लीकेज हुआ था वो था प्लूटोनियम 241 का। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसका लीकेज हुआ था, जिस कारण से वहाँ पे आसपास में लोगों को काफ़ी समस्याएं हुई। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों की तो डेथ भी हुई, कई सारे लोगों को परमानेंट हैंडीकैप भी फेस करना पड़ा। तो ये जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर साइट था, यहाँ पे फर्दर रेडियो एक्टिव लीकेजेस ना हो, इसके लिए वहाँ पे इस तरीके का एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया गया जिसका नाम है न्यू सेफ कन्फाइनमेंट, NSC। ये स्टील का आर्क शेप या डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसका मेन लक्ष्य है कि न्यूक्लियर जो डिजास्टर साइट है चेर्नोबिल का, वहां से रेडियो एक्टिव लीकेजेस ना हो। अब रसिया यूक्रेन वॉर हो रही है, आपको पता है। इस साल 2025 के फरवरी में यूक्रेन ने कहा, एलिगेशन लगाया है रसिया के ऊपर कि रसिया ने एक ऐसा ड्रोन अटैक किया यूक्रेन के ऊपर कि उस ड्रोन अटैक में चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट का जो ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है NSC न्यू सेफ कन्फाइनमेंट, वो डैमेज हो गया और रेडियो एक्टिव लीकेजेज वापस से शुरू हो गए हैं। तो ये एलिगेशन लगा रहा है यूक्रेन फरवरी महीने से ही कि रसिया ने NSC को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका काम होता है मेनली दुनिया भर में रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो लीकेजेज हैं उस पर नज़र रखना, बेसिकली जो भी सिविल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पे कोई डैमेजेस ना हो, कोई लीकेजेस ना हो, वो ध्यान रखना IAEA का काम होता है। तो IAEA ने भी अब कंफर्म किया, यूक्रेन ने तो एलिगेशन लगाया था फरवरी महीने में ही कि रसिया के ड्रोन अटैक के कारण NSC डैमेज हो गया, बट IAEA हैज नाउ कंफर्म्ड दिस दैट यस द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर साइट हैज बीन डैमेज्ड एंड इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। सो इट इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। मेन इम्पैक्ट तो यूक्रेन के लोगों को होगा, चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट से वापस से रेडियो एक्टिव लीकेजेज होना शुरू हो चुका है, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर से रिलेटेड APSC ने प्रीलिम्स में, इस साल जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था, इन सारे जो ट्रेजेडीज हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। चेर्नोबिल आज हमने देखा 1986 में, उसके पहले कुछ दिनों पहले हमने भोपाल ट्रेजेडी देखा था, 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस लीक हो गया था भोपाल में, कई सारे लोग मारे गए थे। ऑयल स्पिल मेक्सिको में हुआ था 2010 में। फुकुशिमा डाइची डिजास्टर, ये भी सुनामी के कारण जो फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था जापान के अंदर वो डैमेज हो गया था, इस कारण से वहाँ पे रेडियो एक्टिव लीकेजेज हुए थे। ये हुआ था 2011 में फुकुशिमा। सो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इंटरपोल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। इंटरपोल सीधा सीधा अरेस्ट नहीं कर सकते, वो बस कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने का काम वहाँ की पुलिस का ही होगा, लोकल पुलिस का होगा। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट।
नैट ग्रिड के लिए भी तीसरा स्टेटमेंट गलत है. नैट ग्रिड कैन इटसेल्फ नॉट कैरी अरेस्ट. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नैट ग्रिड. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड तो सवाल जो था काफी सरल था. लो ग्रोथ अकरेंस इन इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 to 80. That's all from our side for today. Thanks for watching.